तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, एक बार मुझे माइक वगैरह की आपको साउंड वगैरह मुझे अच्छे से बता दो। आप लोगों को अच्छे से आता है ना? अगर आपको कोई भी दिक्कत आए साउंड से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स से मुझे बता सकते हो। तो गाइस, आज हम प्रतिभा सीरीज का जो पॉलिटी वाला पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर आपको क्या कवर, मतलब कौन कौन से एग्जाम इसके अंदर कवर हुआ, ये आपके अपकमिंग एग्जाम जो कि आपका डीएसएसबी है, एसएससी है, रेलवे और बिहार एसएससी है, उन सब में आपको काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो गाइस, ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन ही रहेंगे, पर इसके अंदर आपका एक रिवीजन प्लस एमसीक्यू सीरीज रहेगा। मैं आपको टू द क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ। मैं उससे रिलेटेड, उस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो आपको जानने की जरूरत है वो सारी चीजें मैं आपको इस वाले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, आज ये हमारी पहली क्लास होगी। आप बताना कि आपको ये वीडियो क्लास कैसी लगेगी। ठीक है, तब आपको मैं बताऊं, मतलब धीरे धीरे हम इसमें इंप्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हो टू दी पॉइंट बताओ सर, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको अच्छे से इसको रिवीजन सीरीज की तरह लेके चलने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप किस, मतलब मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ और चीजें आपको अच्छे से समझ में आती हैं या फिर नहीं आती हैं। तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। ठीक, तो चलो अपने पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? विच कमीशन एग्जामिन द सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। प्रश्न क्या कह रहा है? केंद्र और राज्य के संबंधों के समीक्षा समीक्षा किस आयोग ने की थी? तो गाइस, आपके ऑप्शन है वीरप्पा मोइली, ऑप्शन बी है आपका पे एम पुंसी, ऑप्शन सी पीवी राजामन्नार और ऑप्शन सी है आर एस सरकारिया। तो गाइस, आप ही को आपको इतना सिंपल आंसर बता दूंगा, इसका आंसर ये है। वो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से खोलते हैं। आपको इसमें से क्या क्या पता होना चाहिए कि ये जो कमीशन है आखिर इसको बनाया क्यों गया था। तो गाइस, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो ये कमीशन वगैरह बनते हैं वो क्यों बनते हैं। यहाँ पर सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप की बात कर रहा है, मतलब इनकी जो डिस्प्यूट वगैरह है सेंटर के अंदर या फिर स्टेट के अंदर, उसी को रिजोल्व करने के लिए कोई ना कोई कमीशन बनी थी। और उसमें से ही हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि पहली कमीशन कौन सी बनी थी। ठीक, तो गाइस, ये जो डिस्प्यूट है आखिर कारण क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट होते हैं, इनको डिवाइड कर रखा है लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइस, जो हमारा लिस्ट है वो कौन से शेड्यूल में दे रखा है? आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो कौन से शेड्यूल में दे रखा है। तो गाइस, जो हमारा लिस्ट है वो कौन से शेड्यूल में दे रखा है? ये लिस्ट 7 के शेड्यूल में दे रखा है। और इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आपका सेंटर, स्टेट और एक स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और एक सेंट्रल स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इनको 3 तरह के लिस्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, आपको ये चीजें तो पता भी होगी। तो गाइस, इन पे जो मतलब इन पे कानून वगैरह जो बनाने की जो पावर है, ये इन तीनों के पास, मतलब इन दोनों के पास है, सेंटर के पास और स्टेट के पास और दोनों के पास। ठीक है, अब इनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट है वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है? आर्टिकल 256, सॉरी 256 कह रहा हूँ, आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग ही है जो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये आपका पहली चीज है जो आपको जाननी है। ठीक है, तो गाइस, हमसे पूछा है पहली कमीशन। तो गाइस, यहाँ पर पहली जो कमीशन है वो कौन सी बनी थी? सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन। आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मतलब अपने नोटबुक में पहले लिख लो कि जो सरकारिया कमीशन है वो कब आई थी। तो आप क्या बताओगे? जो सरकारिया कमीशन है वो 1983 में आई थी और ये पहली कमीशन थी जो कि एग्जामिन करने आई थी सेंटर एंड स्टेट के रिलेशनशिप को। तो ये कब आई थी? 1983 में। और इसके जो चेयरमैन थे, जो इसकी अध्यक्षता करी थी, वो किसने करी थी? तो आप क्या बताओगे? ये हमारे जस्टिस थे। कौन? जस्टिस आर एस सरकारिया। जस्टिस आर एस सरकारिया। और इनकी जो रिपोर्ट, मतलब इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट करी थी, ये जो रिपोर्ट सबमिट करी थी इन्होंने कब करी थी? ये 1988 में करी थी। ये आपको याद रखना है। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो आर एस सरकार, मतलब सरकारी कमीशन आया था, ये 1983 में आया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ये जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना कहीं एग्जाम में आपके आया हुआ है। और ये जो इनकी रिपोर्ट है वो कब सबमिट हुई थी? 1988 में। जिसके बाद आपका पहला एक काउंसिल बना था, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट काउंसिल बना था, जो आके आपके क्वेश्चंस में भी आएंगे। ठीक है, सो गाइस, एक और भी है यहाँ पर, मतलब पहली सरकारी कमीशन जो पहली एग्जामिन करने वाली कमीशन कौन थी? सरकारी कमीशन। और दूसरी कौन थी? एम एम पुंची कमीशन। अब यहाँ पर एम कौन है? मदन
मोहन पुंची, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, इन्होंने। और ये सेकंड कमीशन थी जो कि एग्जामिन करने आई थी किसके, सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को। कब आई थी ये, 2007 के अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। और जो एम पुंची है ये इसका सेकंड कमीशन है। अब यहाँ पर वीरप्पा मोली है। अब ये वीरप्पा मोली जी कौन है, तो अब क्या बताओगे, ये जो वीरप्पा मोली जी हैं ये सीनियर कांग्रेस लीडर थे, सीनियर कांग्रेस लीडर थे, जो कि जिन्होंने अध्यक्षता की थी किसकी, तो आप क्या बताओगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जब आए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, उसकी अध्यक्षता करी थी। और ये सेकंड थी, इससे पहले भी आई थी जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, मोरारजी देसाई ने, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा आखिर ये है क्या, आखिर आपको इसको क्या क्या जानना है इसके अंदर, वो सारी चीजें मैं इसके अंदर बताता रहूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप है उसमें क्या आपके क्या क्या डिस्प्यूट हो सकते हैं, और मतलब इनकी किस टाइप की रिलेशनशिप होती है, इसको मैं आगे और भी जिक्र करूंगा। जैसे इनके बीच में किस टाइप का रिलेशन होता है, लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या होता है, फाइनेंशियल रिलेशन क्या होता है, या फिर इमरजेंसी प्रोविजन, या आपके आर्टिकल्स वगैरह भी हैं। आने वाले जो वीडियोस होगी इसको और अच्छे से धीरे धीरे मैं आपको समझाता रहूंगा। आपकी ये पहली क्लास है तो इतना आपके लिए इतना बहुत है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, आपके ऑप्शन है 21, 24, 26 और 22। ये गाइस आप अधिकतर क्वेश्चन इसका आपको आता होगा कि हाँ इसका जो आंसर है वो 22 है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि इसके अंदर जो आंसर है वो क्या है, आप मुझे ये बताओ एट द टाइम ऑफ जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तब उस समय कितना था, मतलब 1950 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज थी। तो आप क्या बताओगे, इसका आंसर करना। और मैं आपसे ये पूछूं जो है हमारा लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बारे में जो जिक्र है वो हमारे कौन से शेड्यूल के अंदर दे रखा है, शेड्यूल बताओ, ठीक। सो गाइस जो हमारा एट द टाइम ऑफ 1950 जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज के बारे में जिक्र था, तो आप क्या बताओगे, 14, ठीक है। तो फिर ये 22 कैसे होगा, तो गाइस ये जो 22 हुआ ना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था। जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते गए ये लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होते गए। तो गाइस ये जो हमारा लैंग्वेज है वो किस शेड्यूल के अंदर है, तो क्या बताओगे, ये शेड्यूल 8 के अंदर है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ वाला क्वेश्चन है और आपको आता भी होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता होगा। तो गाइस आपको जो चीजें सीखनी वो क्या है, 14 तक तो जो लैंग्वेज है आपका 1950 तक था, फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया जो कि आपके लिए अब इंपॉर्टेंट है कि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में बन सकता है या फिर सेंटेंस बना के भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गाइस आपको पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पता होना चाहिए, वो कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1967 का। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, जो सिंधी लैंग्वेज है, जो सिंधी लैंग्वेज है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था इसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, वो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो कि कब हुआ था, 1992 में। इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से लैंग्वेज जोड़ी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप क्या बताओगे, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, इसको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कौन सा, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा था, 2003 का। इसके अकॉर्डिंग 4 लैंग्वेज ऐड किए थे, कौन कौन से आपको याद रखना है, बोडो डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, इसको ऐड कर दिया गया था। यहाँ पर 1 है, ये 3 है और ये 4 है, 4 3 7 8, 8 4 22, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो गाइस आपके ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर फाइनेंस मिनिस्टर। सो गाइस इसका आंसर भी आप लोग भी कर ही दोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसका आंसर आप नहीं कर पाओगे। मैं आपसे सिंपल ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये बताओ जो इसकी मतलब इसको स्टेबलाइज कब किया गया था, मतलब इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी, और इनकी फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म, और आपको बताना है इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर। आप थोड़ा बहुत सोचो फिर इसका आंसर करो, ठीक है।
तो गाइस इसका आंसर क्या है, आपने इसका आंसर कर दिया होगा। ये जो प्राइम मिनिस्टर है होते हैं वो हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष करते हैं। तो गाइस ये जो नीति आयोग है, सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। इसने रिप्लेस करा था किसको, प्लानिंग कमीशन को। हम सभी जानते हैं इससे पहले नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन चलता था इंडिया में। इसी को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है। ये सिंपल आपको पता भी होना चाहिए। तो गाइस आपको इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहले तो फुल फॉर्म बताओ। तो गाइस इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैं राइटिंग थोड़े और अच्छी करने की कोशिश करूंगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अब गाइस इससे इनके मेंबर आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। इनके जो मेंबर होते हैं वो कौन कौन होता है, पहले तो इसका चेयरमैन ही पूछ लिया जाता है। जो इसका चेयरमैन है वो कौन होता है, तो आप क्या बताओगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। अब इसके वाइस चेयरमैन भी होते हैं, और इसमें सीईओ भी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और कौन होता है, और फुल टाइम मेंबर होता है। फुल टाइम मेंबर तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट मान लो कोई नया पर्सन जो कि काफी फेमस है उसको इसमें ज्वाइन किया गया तो पूछा जाता है। नहीं तो आप इसको ना भी, मतलब इसको नेग्लेक्ट भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बट अगर आप करंट वगैरह पढ़ते हो तो उस पर ध्यान देना है, थोड़ी सी चीजें ध्यान ले लोगे। मान लो किसी दिन बुरा दिन हो गया, उस दिन फुल टाइम वाले क्वेश्चन ही पूछ ले तो क्या करोगे। तो करंट अफेयर में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना। तो इसमें एक वाइस चेयरमैन होता है, और एक सीईओ होता है, और एक फुल टाइम मेंबर होता है। और मैंने चेयरमैन के बारे में बता दिया, ठीक है। अभी जो हाल फिलहाल में मतलब सबसे ये एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ पहले चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। जो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन मिनिस्टर है, मतलब वो कौन थे, वही इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। कौन है, कौन थे पहले, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया इनके पहले वाइस वीसी थे। अभी करंट वीसी कौन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट वीसी, इसको 4 स्टार की कैटेगरी में लिख लो। चलो मैं लिखवा भी देता हूं। करंट वीसी कौन है, तो आप क्या बताओगे, अशोक कुमार लाहिरी। अशोक कुमार लाहिरी इनके करंट वीसी हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। अब मैं पूछूं करंट सीईओ बताओ, करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ वो कौन है, तो क्या बताओगे। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एम एस निधि छिबार इनके करंट सीईओ हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़े। अब इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो आप बता ही दोगे, ये न्यू दिल्ली के अंदर है। फुल फॉर्म हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, वाइस वीसी, चेयरमैन, सब कुछ मैंने आपको नीति आयोग से रिलेटेड बता दिया। और अगर प्लानिंग कमीशन के बारे में जानना है तो ये 1950 से स्टार्ट हो जाना, और ये 2014 तक चलेगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आगे आएगा जैसे जैसे मैं आपको बताता भी रहूंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिडक्शन ऑफ जुडिशियल सेंटेंस स्पेशली अ सेंटेंस ऑफ अ डेथ टू अनदर लेस सेवर वन इज नोन एज। न्यायिक दंड को कम करना, विशेषकर मृत्यु दंड को किसी कम कठोर दंड में बदलना किस नाम से जाना जाता है। तो गाइस आपसे यहाँ पर सीधा वर्ड मीनिंग पूछ रहा है, तो इसका आंसर भी आप कर ही दोगे, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है पहला कम्यूट, दूसरा है फॉरगिव, तीसरा है डेफरमेंट, और लास्ट ऑप्शन है स्टॉपेज। स्टॉपेज का मतलब क्या है, रोक जाना, रोक देना, रोकथाम। तो यहाँ पर रोकने की तो बात कर ही नहीं रहा है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दो। डेफरमेंट का मतलब होता है पोस्टपोन, पोस्टपोन कर देना। तो यहाँ पर पोस्टपोन करने की मतलब बात नहीं कर रहा है। फॉरगिव होता है क्षमा कर देना, मतलब उसकी सजा को पूरी तरह से माफ कर देना। यहाँ पर कम्यूट, तो गाइस ये जो कम्यूट है, कम्यूट का मतलब क्या होता है, कम्यूट का मतलब क्या होता है, चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट। यहाँ पर नेचर को चेंज करना पनिशमेंट का, इसके बारे में कम्यूट बताता है, ठीक है। और ये जो पावर है ये किसके पास होती है, तो आप क्या बताओगे, ये जो पावर है हमारे पहले तो प्रेसिडेंट के पास होती है, दूसरा हमारे गवर्नर के पास होती है।
और ये कौन से आर्टिकल के थ्रू ये पावर इनको मिलती है? तो आप क्या बताओगे? जो प्रेसिडेंट की पावर, मतलब जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है वो आर्टिकल 72 होती है। इसके अंदर आप जो मतलब रिडक्शन ऑफ जुडिशियल सेंटेंस में जो भी डेंस सेंटेंस है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नर के पास कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग है? आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन वाज द फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म? पहला अंतर राज्य परिषद कब गठित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1993, 1990, 1991, 1997। सो गाइस अभी एक पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में ही मैंने बताया, इससे पहले आया था सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन कब आया था? तो आप क्या बताओगे? 1983 में। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी वो कब करी थी? 1988 में, 88 के अंदर। तो गाइस इसके तुरंत बाद आपका ये जो पहला इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? 1990 में। ठीक है, और ये क्यों बनाया गया था? ताकि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जितने भी डिस्प्यूट है उसको आसानी से रिजोल्व किया जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको ऑप्शन नंबर बी है। और कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैंने इससे पहले आपको चीजें बताई हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Who has the power to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship? नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित कोई भी प्रावधान बनाने का अधिकार किसके पास है? तो गाइस ये भी आप आंसर कर दोगे, नहीं करोगे तो चीजें आपको समझने की चीज मतलब समझो। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर, तीसरा है कैबिनेट और लास्ट ऑप्शन है पार्लियामेंट। तो गाइस किसके पास पावर होता है? तो गाइस ये पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि किसी का भी सिटीजनशिप को कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं या फिर किसी को सिटीजनशिप दे, उस पर कोई भी रूल वगैरह बनाने की जो पावर है आपके पार्लियामेंट के पास है। वो किसके अकॉर्डिंग है वो देखो। तो गाइस एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, सिटीजनशिप एक्ट आया था कब? 1955 में। 1955 में इसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपना सिटीजनशिप ले सकता है। कैसे कैसे? बाय बर्थ, दूसरा है बाय बर्थ, दूसरा है डिसेंट, तीसरा है आपका रजिस्ट्रेशन, चौथा है आपका नेचुरलाइजेशन। ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, बाकी इसका जो टू दी पॉइंट वाला क्वेश्चन है वो तो आपने इसका आंसर कर दिया। अब ये जो बाय बर्थ है इसका मतलब क्या है? ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म आपका 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ। ठीक, और बाय बर्थ बाय डिसेंट का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो बाहर जन्म लिया हो पर जो उनके माता पिता हैं वो भारत के हों तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाय रजिस्ट्रेशन, वही आप बाय रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। अब नेचुरलाइजेशन ये आपके फॉरेनर्स के लिए होता है। फॉरेनर्स के लिए क्या होता है? इनको मिनिमम 11 साल तो भारत में रहना ही पड़ेगा, मिनिमम 11 साल इनको भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आपको पता होनी चाहिए। और कुछ है? और यहाँ पर टर्मिनेशन के बारे में भी सिटीजनशिप एक्ट के बारे में 1955 में ही लिखा हुआ है ये सारी चीजें कि किस तरह से इनकी जो सिटीजनशिप है उनको खत्म किया जा सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वाज इनिशियली चेयर्ड बाय। प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रारंभ अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, वीरप्पा मोइली, तीसरा है हनुमान त्या और लास्ट ऑप्शन है पीवी राजा मन्ना। तो गाइस अभी मैंने आपको इसके बारे में भी क्वेश्चन में बता रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसकी स्थापना आखिर हुई कब थी? तो क्या बताओगे? जो इसकी स्थापना है वो मतलब स्थापना इसका मतलब सेटअप किया गया था वो कब किया गया था? 5 जनवरी 1966 में। ठीक, और जो इसकी अध्यक्षता है वो किसने करी थी? तो अब क्या बताओगे? जो इसकी चेयरमैनशिप है वो किसने करी थी? तो मोरारजी देसाई जी ने, मोरारजी देसाई जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक, और ये लाया क्यों गया था? ताकि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं और मतलब रिफॉर्म वगैरह हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, दूसरा ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, सिविल सर्विसेज के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए, तीसरा आपको याद रखना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए,
और चौथा आपको याद रखना है ग्रीवियंस रिहर्सल, जितने भी सुन ग्रीवियंस है उनको अच्छे से सुनना जा सके इसलिए बनाया गया था रिड्रेसल। ये चारों चीजें आपको याद रखनी है, आपको स्टेटमेंट में भी देखने को मिल सकता है। आखिर आप समझ भी जाओगे अगर अगर ऑप्शन में भी दिखता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है आखिर बनाया है, तो वहां पर सारी चीजें जो प्रशासनिक बातें हैं वही चीजें आपको करेक्ट करनी है। ठीक है। और ये मोरारजी देसाई क्या थे उस समय, ये हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक। अभी मैंने आपको सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के चेयरमैन भी बताया, वो कौन है, वीरप्पा मोइली जी। कब आए थे ये, 2007 के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हमसे पूछा है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है। तो गाइस आपके ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, दूसरा है प्रेसिडेंट, तीसरा है फाइनेंस मिनिस्टर और लास्ट ऑप्शन है आपका यूनियन होम मिनिस्टर। इसका आंसर करो गाइस, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे पूछा जा रहा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो क्या बताओगे, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताओगे, 1952 में, अगस्त 1952 में, अगस्त 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका पर्पस क्या है, स्ट्रेंथन करना द कंट्रीज डेवलपमेंट प्लान एंड प्रमोट सेंटर स्टेट कोऑपरेशन। मतलब ये नीति आयोग के साथ वर्क करता है। ठीक है। नीति आयोग में जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना हो ये एनडीसी के अकॉर्डिंग ही फाइनल अप्रूवल मिलता है एनडीसी में। और इसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो कौन कौन होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। पहला जो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसको बनाया कब गया था, अगस्त 1952 में। और ये नीति आयोग के सहयोग से काम करता है और इसी के फाइनल अप्रूवल के बाद कोई चीजें इंप्लीमेंट हो पाती है। और इसके अंदर जो मेंबर है, पहला आपको ध्यान रखना है जितने भी सीएम्स हैं ऑल स्टेट सीएम्स। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से मेंबर नहीं है। तो गाइस जो मैं लिखवा रहा हूँ सारे हैं, बाकी सब नहीं होंगे। पहला हो गया ऑल स्टेट सीएम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ यूटीज, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव है यूटीज के अंदर वो। तीसरा है आपका जितने भी मेंबर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट, ये सारे होते हैं इसके अंदर। इन्हीं के फाइनल अप्रूवल के बाद नीति आयोग चीजों को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक। तो इसके जो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद करते हैं, मतलब पीएम खुद करते हैं। सॉरी मोदी जी निकल रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर विच आर्टिकल कैन पार्लियामेंट सेट अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट विद इन स्टेट और यूटी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार के लिए शर्तें निर्धारित करता है। तो गाइस आपके ऑप्शन है आर्टिकल 26, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 16। तो गाइस जो आर्टिकल 26 है वो क्या देता है, वो फ्रीडम देता है, रिलीजियस फ्रीडम। ये रिलीजियस फ्रीडम देता है। आर्टिकल 15 हमें क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताता है। तो गाइस अभी आपने न्यूज में भी सुना होगा, खान सर जो है बिहार में पढ़ाते हैं, उनका कोचिंग सेंटर बिहार में, बट वो एक्चुअल बिलोंग करते हैं यूपी से। तो गाइस वहाँ के जो काफी बच्चे हैं ना, उनको ये बोल लेते हैं वो यूपी के होकर बिहार में कैसे पढ़ा सकते हैं। तो गाइस जो हमारे खान सर के पास जो पावर है वो आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग ही है कि वो उन्हें पार्लियामेंट पावर देता है कोई भी अपना प्रोफेशन किसी भी भारत के मतलब भारत के टेरिटरी के अकॉर्डिंग कहीं पे भी वो अपना बिजनेस वगैरह या फिर कोचिंग वगैरह आराम से चला सकते हैं। तो गाइस वो आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग है। ठीक है। अब इसके अंदर भी क्लोज वगैरह भी है, उस सबके बारे में ध्यान से देखो। आर्टिकल 16 क्या देता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अब इसके जो सब क्लोज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से आप देख लेना। 16 का सब क्लोज 1, 16 का सब क्लोज 2, 16 का सब क्लोज 3, 16 का सब क्लोज 4,
16 का सब क्लोज 5। तो गाइस यहाँ पर पूछा है पार्लियामेंट सेट अ कंडीशन ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर आपसे सिंपल ये ऑप्शन ना देते, ये तीनों ऑप्शन ना देते और सिंपल ये ऑप्शन देते, तो आप क्या आंसर टिक करते? तो गाइस इसका आंसर अभी बताता हूँ। जो 16 का सब क्लोज फर्स्ट है वो क्या कहता है, जो 16 का सब क्लोज फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अ पब्लिक गवर्नेंस। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अ पब्लिक गवर्नमेंट, पब्लिक गवर्नमेंट्स। ठीक है, आपको देखने पे पता चल गया होगा जितने भी पब्लिक डिपार्टमेंट है वहां पर काम करने की आजादी। आप देखते हो एक डिपार्टमेंट में एससी भी है, ओबीसी है, एसटी है, वो सारे हैं, तो वही किसके अकॉर्डिंग है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 16 क्लोज सब क्लोज 2 क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट एक्सेट्रा। अभी आपने हाल फिलहाल में भी सुना होगा, टीसीएस वाला कांड आपने सुना होगा, उसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको निकाला गया था। तो आर्टिकल 16 उनको 16(2) अधिकार देता है, उनको किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी काम वाले क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है। ठीक, आर्टिकल 16(3) क्या कहता है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है वो सेट कर सके कंडीशन को फॉर एम्प्लॉयमेंट विद इन द स्टेट और यूटी। ठीक है, ये आपका सब क्लोज 16 का कोडिंग थर्ड कहता है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर। आर्टिकल 16 का सब क्लोज 4 क्या कहता है, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी वगैरह यहीं से मिलता है उन्हें, बैकवर्ड क्लासेस। और आर्टिकल 16 का जो सब क्लोज 5 है वो क्या कहता है, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत मैंने अच्छे से बताया हुआ। अगर वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हो तो एक बार बता देना कैसी लग रही है वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो डैश पर जारी किया जा सकता है। आपके ऑप्शन क्या है, एज ए पार्लियामेंट्री एक्ट ऑन द प्रोविजन विद द सेम लिमिट, संसदीय अधिनियम के रूप में समान सीमाओं वाले प्रावधान पर। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑन द स्पेशली मेंशन प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित प्रावधानों पर। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑन एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस इसका पहले तो ये बताओ, जो प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस पावर है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है। ठीक है, तो क्या बताएंगे, जो ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट की, ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट की, वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एज अ पार्लियामेंट्री एक्ट ऑन द प्रोविजन विद इन द सेम लिमिट्स। ये इशू कब होता है, जब पार्लियामेंट जो है ना वो सेशन में ना हो। ये कंडीशन बता रहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है, वो कब पास कर सकता है, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। फोर्स एंड इफेक्ट सेम एज अ पार्लियामेंट्री एक्ट, और इसको जो भी पार्लियामेंट में रूल वगैरह बनते हैं ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग भी वो रूल पालन होगा, पर इसमें भी एक लिमिट है, कैन ओनली कवर अ सब्जेक्ट विद पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। जो कि कौन कौन से कॉम्पिटेंस है, यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है, कॉन्कलर लिस्ट है, रेजिडरी पावर है, उन सबके अकॉर्डिंग ही ये निहित होना चाहिए। और इसका जो ड्यूरेशन है, इसको मतलब ये जो भी बनाते हैं, मतलब प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस पास करता है उसमें इनको पार्लियामेंट से सीधे विद इन द 6 वीक डिसेंबल करना होगा, अदरवाइज ये मतलब कैंसिल हो जाएगा। जो भी रूल वगैरह होगा ना वो 6 वीक्स के बाद उन्हें पार्लियामेंट में दोबारा अप्रूव कराने के लिए भेजना पड़ेगा, नहीं तो वो उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, जब पार्लियामेंट्री एक्ट ऑन द प्रोविजन विद इन द सेट लिमिट। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और भी चीजें आएंगी, मैं आपको धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताऊंगा, सारी चीजें मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो गाइस यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। आपको कैसी लग रही है वीडियो, अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि ऐसे सीरीज स्टार्ट करते रहो, नहीं तो मैं टू द पॉइंट एक वीडियो में ही आपको 50-60 क्वेश्चन करा सकता हूँ। बट फिर हम आप चैनल मतलब वीडियो देखने का आपका मतलब क्या बनता है, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन ही करना है
मैं इस वाले चैनल पे आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप कुछ क्वेश्चन तो कर ही पाओ, और ऐसे क्वेश्चन करो ताकि आपको उससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम वो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको पता भी हो। ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और बताओ अगर आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। बाय गाइस।